नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिस्ट्री ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, तुगलक वंश से संबंधित 45 महत्वपूर्ण सवाल। और यह सवाल दोस्तों इतने महत्वपूर्ण हैं कि पिछले कई एग्ज़ामों में इनमें से कई सवाल आए हुए हैं और आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में भी यहाँ से सवाल आने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं, किस शासक को तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ संस्थापक की बात आ रही है। तो अगर देखें तुगलक वंश का, तो गयासुद्दीन जो तुगलक है उसको तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। और तुगलक वंश की बात करते हैं तो 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक यह वंश था। तो राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। और यही जो गयासुद्दीन तुगलक था दोस्तों, यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने कि गाजी की उपाधि धारण की। गयासुद्दीन तुगलक ने ही गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने लगान के रूप में कुल उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया था? 1/2, 1/5, 1/10 या 1/11 या 1/3? तो राइट आंसर हो जाएगा 1/10 या 1/11। दोस्तों, गयासुद्दीन जो तुगलक है उसने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत आर्थिक नीति का जो आधार है संयम, शक्ति और नरमी, सभी के मध्य जो है संतुलन बनाए रखा। और इसने लगान के रूप में उपज का जो है 1/10 या 1/11 भाग लेने का जो है आदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक के लिए कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों, जो सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है या हुजूर दिल्ली दूरस्थ है, क्योंकि इनका और जो सुल्तान था उसका मनमुटाव था। सिंचाई हेतु नहरों के निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो दोस्तों, सिंचाई के लिए जो नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहले शासक की बात यहाँ आए तो गयासुद्दीन तुगलक होगा इसका राइट आंसर। और गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, किसानों की जो स्थिति है उसमें सुधार करने और उनको जो है कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करने के लिए इसके जो दो प्रमुख उद्देश्य रहे थे, और इसी के लिए उसने ही सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है? तो 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से सही हैं? तो गयासुद्दीन तुगलक की डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी, बिल्कुल सही कथन है। गयासुद्दीन तुगलक ने मुकदम तथा चौधरी खूतों को पुराने अधिकार लौटा दिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जो कि समाप्त कर दिए थे उसे, ये भी बिल्कुल सही है। गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल का नाम बदलकर दौलताबाद रखा, यहाँ पर ये कथन गलत है। तो बी जो है 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। दोस्तों, जो वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर जो है वह रखा था, और इसने गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, जोना खां जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, उसको दक्षिण भारत भेजता है और अपनी सल्तनत के प्रभुत्व को जमाने के लिए। और जोना खां क्या करता है, वारंगल के काकतीय और मदुरा के पांड्य राज्य दोनों को जीतता है। उसके बाद में उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लेता है। और यह जो वारंगल थी ये तेलंगाना की राजधानी थी। वारंगल जो थी तेलंगाना राज्य की राजधानी थी, उसका नाम बदलकर इसने दौलताबाद नहीं रखा, इसने रखा था सुल्तानपुर। अगला सवाल है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित किया था? तो दोस्तों, तेलंगाना राज्य को दक्षिण भारत का ये राज्य था उसको सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा सम्मिलित किया गया था। दोस्तों, अगला सवाल है, स्वागत समारोह के दौरान लकड़ी के भवन के गिर जाने से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो 4 ऑप्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नसीरुद्दीन महमूद। तो राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों, दिल्ली में तुगलकाबाद और तुगलकाबाद के ही निकट एक जगह थी अफगानपुर। तुगलकाबाद के निकट अफगानपुर जो था उसी गांव में जोना खां द्वारा बंगाल अभियान से लौट रहे गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए एक लकड़ी से निर्मित भवन बनाया गया था, जो कि
गिर जाता है, उसी के कारण उस भवन के नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और तुगलकाबाद में ही इसे दफना दिया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, दक्षिण भारत की विजय पूर्ण करने का श्रेय किसे प्रदान किया जाता है? तो जोना खां, नुसरत खां, फिरोज तुगलक या जमाल खां? तो राइट आंसर हो जाएगा जोना खां। तो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में जो मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसका कि नाम जोना खां था, इसी ने जो है दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की और गयासुद्दीन तुगलक ने इसी जोना खां को उलुग खां की उपाधि भी दी थी। यह भी पूछा जा सकता है, तो इसको उलुग खां की उपाधि दी गई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक खगोल शास्त्र, गणित, दर्शन, चिकित्सा विज्ञान और तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था? तो 4 ऑप्शन है, गयासुद्दीन तुगलक, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, दिल्ली के जो सुल्तान थे उसमें मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह अरबी, इसके अलावा फ़ारसी, इसके अलावा और अगर ये जो दोनों भाषाएं जो थी उनका महान जो विद्वान था, उसके अलावा ज्ञान विज्ञान जैसी बहुत सारी विद्याओं में पारंगत था, जैसे गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान और तर्कशास्त्र। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत में किस शासक के शासनकाल में इब्न बतूता जो था यात्री वह भारत आया था? तो दोस्तों, इब्न बतूता जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक का काल अगर हम देखें तो 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी के बीच इसका काल रहता है और इसी के शासनकाल में 1333 ईस्वी में यह इब्न बतूता जो है भारत आता है। यह इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था और सुल्तान जो था उसने दिल्ली में उसका भारी जो है स्वागत किया और दिल्ली का इसे इब्न बतूता को सुल्तान ने काजी नियुक्त किया था, दिल्ली का काजी भी इसको बना दिया था। तो इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? तो 21, 20, 23 या 15? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 प्रांतों में इसने बांटा था। तो इब्न बतूता जो यात्री था, अफ्रीकी यात्री, उसके अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सारे साम्राज्य को, उसका साम्राज्य वह बताता है कि 23 प्रांतों में बटा हुआ था और उसके अलावा वह यही बताता है कि कश्मीर और आधुनिक जो बलूचिस्तान है उसको छोड़कर लगभग सारा भारत दिल्ली सल्तनत के अधीन था। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं को जो है बढ़ते क्रम में लिखना कि पहले कौन सी उसके बाद कौन सी हुई। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बनाना, खुरासान अभियान, दोआब में करवर्दी, सांकेतिक मुद्रा जारी करना या कराची अभियान? तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये पूछा गया है, तो इसको देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हो जाएगा दोआब में कर वृद्धि। तो पहले नंबर पर हो जाएगा दोआब में कर वृद्धि। यह जो हुआ था 1326-27 में हुआ था। दूसरा अगर हम देखें तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन यानी राजधानी बनाना, तो यह हुई थी 1327-28 ईस्वी। उसके बाद देखते हैं सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना, यह हुआ था 1329-30 में। उसके बाद अगर हम बात करें तो खुरासान अभियान हुआ था जो कि 1337 में हुआ था। उसके बाद कराची अभियान हुआ था जो कि 1338 में हुआ था। तो राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, 3, 1, 4, 2, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को खूनी तथा रक्त पिपासु कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था उसी को खूनी एवं रक्त पिपासु कहा गया है और यह कहा गया है, इतिहासकार था जिसका नाम था, यह भी पूछा जाता है, इसामी। इसामी द्वारा यह कथन कहा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक खूनी एवं रक्त पिपासु था और वह दिल्ली वासियों को जो है दंडित करना चाहता था क्योंकि वह लोग सुल्तान को महल में गालियों वाले पत्र भेजते थे। और एक और इतिहासकार था जिसका नाम था एल्फिस्टन। वह तो यहाँ तक कहता है कि सुल्तान जो था उसके अंदर पागलपन के कुछ अंश मौजूद थे। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है वह इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का प्रमुख कारण क्या था?
तो विश्व विजय के विचार से अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। विभिन्न योजनाओं और विद्रोहों के दमन हेतु धन की आवश्यकता थी। राजकोषों की रिक्तता, चांदी का अभाव और आर्थिक संकट, और अत्यधिक मात्रा में जो है मुद्रा जारी कर गरीबों की मदद करना चाहता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों जो सुल्तान था उसने सांकेतिक मुद्रा का अगर प्रचलन की बात करें तो यह प्रचलन किया था उसने 1330 ईस्वी में। और उसमें क्या हुआ, अत्यधिक सेना उसको रखनी थी, उसके उद्देश्य से किया था। इसके अलावा लगातार दूसरे राज्यों की जो है इसको जीतने की महत्वाकांक्षा थी, इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वह सेना रख सके। और यह जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक एक उदार सुल्तान था। तो इसी ने क्या हुआ, इसकी उदारता दानशीलता के कारण जो राजकोष था वह सारा लगभग खत्म हो चुका था और उसके साम्राज्य में जो है चांदी की भारी कमी आ गई थी। इसलिए उसने तांबे और इससे मिश्रित जो है कांसे के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी। दोस्तों यहाँ दो सवाल बनते हैं, दीवाने कोही क्या था, तो यह एक कृषि विभाग था, यह भी पूछा जाता है। और अब देखते हैं इस विभाग की स्थापना किसने की थी। तो इस विभाग की स्थापना करने वाले थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया दोस्तों, अकाल और महामारी जैसी जो स्थितियाँ थी संकट वाली, उसकी स्थिति में दिल्ली जो सल्तनत में किसानों की सहायता प्रदान करने के लिए उसने एक विभाग बनवाया जिसका जो कि नाम था दीवाने कोही। यह एक कृषि विभाग था और इसके अलावा उसने अकाल संहिता की जो है उसको भी स्थापना करवाई थी। किस सुल्तान ने अपने सिक्कों पर खलीफा नाम अंकित करवाया। तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा नाम अंकित करवाया, तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और इसके बारे में देखते हैं तो मिस्र के जो अब्बासी खलीफा था उससे इसने जो है स्वीकृति पत्र प्राप्त किया और खुतबा पढ़वाया। इसके अलावा सिक्कों में अपने नाम के बदले खलीफाओं के नाम भी अंकित करवाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जैन धर्म के कौन से जो विद्वान थे उसके दरबार में आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन प्रभु सूरी। यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे और मोहम्मद बिन तुगलक ने उनका स्वागत किया था और उनको जो है 1000 गाय प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजमुंद्री के एक अभिलेख में किस सुल्तान को विश्व की खान कहा गया है। तो फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो राजमुंद्री जो अभिलेख है उसमें जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक को विश्व की खान कहा गया है। इसने क्या किया था, हिंदू जो जनता थी या हिंदू प्रजाति उनके साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया और योग्यता के आधार पर इसने पद दिए थे। अगला सवाल देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दिल्ली में जहांपना नामक नगर बसाया। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसने जो है दिल्ली में जहांपना नगर बसाया था। इसके अलावा अगर और हम देखें तो आदिलाबाद का जो किला है वह भी इसी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अमीर सादा पद की नियुक्ति की, यानी अमीर सादा पद किसने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने अमीर सादा की नियुक्ति की और यह एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। एक शहर या 100 गांवों की, ये भी पूछा जा सकता है अमीर सादा कौन होता था। तो या तो एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखभाल करने वाला यह अधिकारी होता था। अगला सवाल देखते हैं, मध्यकालीन भारत के किस शासक ने फसलों में सस्यावर्तन पद्धति पर कृषि कार्य करने को बढ़ावा दिया। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसने सस्यावर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया और इसके अंतर्गत क्या होता था, किसान जो होते थे उनको सलाह दी जाएगी कि भाई वह लगातार जो है अपनी फसलों में सुधार करें, गेहूं की जगह गन्ना बोएं और गन्ने की जगह अंगूर बोएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए अकाल संहिता का निर्माण किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों अकाल संहिता का जो निर्माण करने वाला शासक था वह मोहम्मद बिन तुगलक था। इसी ने क्या किया, सर्वप्रथम संकटग्रस्त या हम कहें अकालग्रस्त लोगों के लिए राहत देने के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई थी और सिंचाई के लिए इसने सैकड़ों कुएं खुदवाए। उसके अलावा इसने अकालग्रस्त जो लोग थे उनको जो है जो ऋण भी दिए जिसे कि तकावी कहा जाता है, यानी तकावी ऋण भी यानी कृषि ऋण इनको दिए थे। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग असफल क्यों हो गया।
तो सांकेतिक सिक्के निम्न स्तर के थे, व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई हो रही थी, विदेशी व्यापारी सांकेतिक मुद्रा स्वीकार नहीं करते थे, या सांकेतिक मुद्रा को गलाकर जो है धातु के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ज़्यादा से ज़्यादा उस समय ढलाई हो रही थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथन किसका है कि मोहम्मद बिन तुगलक मध्य युग का सबसे विलक्षण जीव था, वह ऐसा मनुष्य था जिसके विचार समय से बहुत आगे थे। एक इम्पोर्टेंट कथन है दोस्तों, कई बार ये सवाल पूछा गया, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनपुन। लेनपुन द्वारा यह कथन कहा गया था। अगला सवाल है, किस इतिहासकार का मत है कि मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के बावजूद शाही टकसाल जो है दिल्ली में ही बनी रही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन का ही मत था कि मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तन के समय शाही टकसाल दिल्ली में ही बनी रही थी। और दोस्तों इसी के द्वारा कहा गया था कि सुल्तान में पागलपन के कुछ अंश मौजूद थे या पागलपन के कुछ अंश थे। अगला सवाल है, मध्यकालीन किस शासक के समय विदेशों से जो है सबसे अधिक संपर्क हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही जो है चीन, इराक, ईरान और ख्वारिज्म, चीन, इराक, ईरान और ख्वारिज्म, इन देशों जो है, इनके अलावा कुछ अन्य देश थे, इनके जो है वहाँ पर देशों के साथ राजदूतों का जो है आदान प्रदान हुआ। इसके कारण सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ी थी और विदेशों से आर्थिक और सांस्कृतिक जो संपर्क था उसमें वृद्धि भी हुई। अगला सवाल है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को सल्तनत का अकबर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। दोस्तों 1351 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और दो शख्स है दोस्तों, एक का नाम है हेनरी इलियट, नाम इम्पोर्टेंट है हेनरी इलियट, और एक और है एल्फिंस्टन। इनके द्वारा इसको सल्तनत युग का अकबर कहा गया है। अगला सवाल है दोस्तों, दीवान खैरात विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो फिरोज तुगलक द्वारा दीवान खैरात नामक विभाग स्थापित किया गया था। और यह विभाग क्या करता था, मुस्लिम जो अनाथ स्त्रियां हैं, विधवाएं हैं, उनकी आर्थिक सहायता देता था। फिरोज तुगलक ने किस नगर की स्थापना अपने भाई जोना खां के यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में उस नगर की इसने स्थापना की थी या स्थापित करवाया था? तो दोस्तों उस नगर का नाम था जौनपुर। जोना खां के नाम पर ही इस नगर का नाम जौनपुर नगर रखा। और फिरोज तुगलक जो था उसने कुछ अन्य नगर भी बनाए थे, जैसे हम देखें यहाँ तो हिसार, इसके अलावा जौनपुर, फतेहाबाद, और अगर हम देखें तो फिरोजपुर, और एक और नगर है दिल्ली में फिरोजाबाद। तो दोस्तों हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजपुर और दिल्ली में फिरोजाबाद आदि नगरों की इसने स्थापना करवाई थी। और जो जौनपुर नगर जो था उसने अपने भाई जोना खां की स्मृति की जो है उसने बनवाई थी। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो चार ऑप्शन है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोधी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। दोस्तों फिरोज तुगलक जो था उसने कर प्रणाली को धार्मिक या हम कहें तो मजहबी रूप प्रदान किया, और कम से कम इसने 23 जो कर थे उनको समाप्त किया, और केवल जो है 4 प्रकार के कर रखे, जिसमें ज़कात, खराज, जजिया और खुम्स, इन 4 करों को जो है इसने जारी रखा, उसकी अनुमति प्रदान की। और फिरोज जो था उसने धार्मिक निष्ठा और जो मजहबी जो उत्साह का प्रदर्शन करने के लिए इसने क्या किया, ब्राह्मणों पर भी जो है जजिया कर लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का
पहला ऐसा शासक कौन था जिसके साम्राज्य में अधिक दास निवास करते थे, यानी उसके साम्राज्य में दास अधिक थे? तो इसका राइट आंसर हम देखें तो हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के शासनकाल की बात करें तो उस समय दासों की संख्या जो थी 1,80,000 थी। यानी कहा जाता है कि इसके समय दासों की संख्या 1,80,000 थी और इनकी देखभाल के लिए इसने एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान नामक विभाग की फिरोज तुगलक द्वारा स्थापना की गई थी। अगला सवाल है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में सर्वाधिक नहरें निकाली गई थी? तो राइट आंसर अगर हम देखें तो फिरोज तुगलक होगा। और अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत में नहरों के जन्मदाता की। तो जन्मदाता की अगर बात करें तो वह हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। कि नहरों का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मध्यकालीन भारत में नहरों का जन्मदाता गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। लेकिन अगर सर्वाधिक नहरों की बात की जाए कि उसको निकलवाने का श्रेय किसको दिया जाता है तो वह फिरोज तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर किस शासक द्वारा लगाया गया था? तो यह जो कर था वह फिरोज तुगलक द्वारा लगाया गया था। और उसने क्या किया दोस्तों, जो नहर प्रणाली के निर्माण के बाद में उसने उलेमाओं की स्वीकृति के बाद में हक ए सर्ब नामक एक सिंचाई कर लगाया। और यह सिंचाई कर जो था भूमि की उपज का 10% होता था। यह भी पूछा जाता है, तो यह जो होता था 10% होता था। कौन सा ऐसा शासक है जिसने सैनिकों के पदों को वंशानुगत बना दिया? तो एक इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसका 4 ऑप्शन देखते हैं। सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फिरोज तुगलक। दोस्तों जो फिरोज तुगलक है उसने सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत, या हम कहें तो सेना को जो है पुनः जागीर के रूप में वेतन देना शुरू किया। और इसी ने जो है सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इससे सैनिकों की योग्यताओं पर बाद में असर पड़ा था और सेना जो थी वह दुर्बल हो गई थी। अगला सवाल है, किस शासक ने सम्राट अशोक के स्तंभों को उखड़वाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था? तो इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज तुगलक। तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने जो है अपने शासनकाल में टोपरा और मेरठ में जो अशोक के स्तंभ थे उनको उखड़वाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु गुजरात अभियान के दौरान हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। 1351 ईस्वी में क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात विद्रोह का दमन करने जाता है और उसी समय जो है इसकी एक स्थान था थट्टा, यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं, कौन सी कृति जो है फिरोज तुगलक की आत्मकथा है? तो फिरोज तुगलक की आत्मकथा की बात आए तो वह हो जाएगा फुतुहात फिरोज शाही। और इसी में उसने फिरोज तुगलक ने लिखा है कि जब कोई व्यक्ति या पदासीन शासकीय सेवारत व्यक्ति मर जाता है तो उसका पद और तत्संबंधी जो सारे उसके वेतन और भत्ते हैं उसके पुत्र को प्रदान कर दिए जाते हैं। और उसका जो पुत्र है उसकी प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाती है। यह फिरोज तुगलक ने खुद ने लिखा है। अगला सवाल है, फिरोज ने दारुल सफ़ा तथा दीवान खैरात की स्थापना जो है कहाँ पर की थी? तो दीवान खैरात या दारुल सफ़ा एक सरकारी अस्पताल था, इसकी जो स्थापना उसने की थी वह की थी दिल्ली में। तो दारुल सफ़ा जो था एक सरकारी अस्पताल था। सरकारी अस्पताल। और जो दीवान खैरात था यह एक ऐसा विभाग था, यहाँ पर जो है अनाथों, विधवाओं और जो मुस्लिम लड़कियों के विवाह हेतु उनकी मदद करता था। अगला सवाल है, फिरोज तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन से नवीन सिक्के प्रचलित करवाए गए? तो ससगनी, अद्दा या बिक। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये तीनों ही सिक्के जो है फिरोज तुगलक द्वारा प्रचलित करवाए गए थे, ससगनी, अद्दा और बिक। जिसमें जो ससगनी है दोस्तों वह चांदी का सिक्का होता था
और यह जो था वह 6 जीतल के बराबर होता था। 6 जीतल के ये ससगनी बराबर होता था। अब बात करते हैं अद्दा की। तो अद्दा जो है वह चांदी और चांदी के साथ साथ यह तांबे के जो है मिश्रित सिक्का था, चांदी और तांबे से बना। बिग की अगर बात करें तो बिग जो है चांदी और तांबे का जो है यह भी मिश्रण था और यह जो था 1/4 जीतल के बराबर होता था। बिग जो है 1/4 जीतल के बराबर होता था और इन तीनों सिक्कों का जो है प्रचलन फिरोज तुगलक द्वारा करवाया गया। अगला सवाल है, दिल्ली के किस शासक ने सैयद सलार मसूद गाजी की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर का हम देखें तो हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने जो है बहराइच के सैयद सलार मसूद गाजी की यात्रा की थी। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में भारत पर मंगोलों ने आक्रमण किया था? तो फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नसीरुद्दीन महमूद या अबू बकर? तो राइट आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। दोस्तों सुल्तान जो नसीरुद्दीन था उसके शासनकाल में मध्य एशिया के जो मंगोल थे उसका जो सेनानायक था तैमूर लंग, उसने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद, अबू बकर मोहम्मद शाह या अलाउद्दीन सिकंदर शाह? तो राइट आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद का अगर काल हम देखें तो यह 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक रहता है और यही जो था तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नसीरुद्दीन की मृत्यु के पहले लोग उसे व्यंग्यपूर्वक जो है कुछ कहा करते थे, वह देखते हैं। तो इसको लोग जो कहा करते थे, कहते थे कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। तो अगर दिल्ली से पालम तक की बात आवे, दिल्ली से पालम, तो यह किसके लिए कहा गया था कि इसकी सरहदें जो है दिल्ली से पालम तक फैली हुई है? तो यह हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद। अगला सवाल देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस वंश का साम्राज्य भारत में सबसे अधिक विस्तृत था? तो खिलजी, गुलाम, तुगलक या लोधी? तो राइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के इतिहास के अंतर्गत दिल्ली जो तुगलक वंश है वह अगर हम देखें तो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहता है और यह जो साम्राज्य है भारत में सबसे अधिक फैला हुआ था, यानी विस्तृत था। और तुगलक वंश के अगर पतन की बात करें तो पतन का जो मुख्य कारण था वह फिरोज शाह के जो उत्तराधिकारी थे उनकी अयोग्यता को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू किया? इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। तो शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू करने वाला था फिरोज तुगलक और इसने जो है एक जो दस्तकार होते हैं उनको प्रशिक्षण दिलवाया और कारखानों में नियुक्ति उनको दी थी। और आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं, किसने जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो खिज्र का, मलिक सरवर, फिरोज तुगलक या नसीरुद्दीन आलम? तो दोस्तों जो जौनपुर है वहाँ पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला था मलिक सरवर। यह मलिक सरवर जो था एक किन्नर था और उसने जो है एक वंश की स्थापना की थी आगे जाकर, वह था सरकी वंश। तो जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला मलिक सरवर था और इसने सरकी वंश की स्थापना की। इसके अलावा इसी मलिक सरवर जो है इसको एक उपाधि मिली थी, यानी इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था मलिकुस सर्क। मलिकुस सर्क जो है इसकी उपाधि थी, इसने यह ग्रहण की थी और इसका मतलब होता है पूर्वाधिपति, यानी सुल्तान से मलिकुस सर्क यानी मलिक जो है सुल्तान से पूर्वाधिपति, इसकी उपाधि इसने ग्रहण की थी। तो जौनपुर राज्य की स्थापना करने वाला हो जाएगा मलिक सरवर। तो दोस्तों यह था तुगलक वंश से संबंधित आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और इस वीडियो में जो है हमने 45 महत्वपूर्ण सवाल देखे और आशा करता हूँ इनमें से कोई ना कोई सवाल आने की पूरी संभावना है आने वाले एग्ज़ाम में। और दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे और
निश्चित ही टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो दोस्तों जो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।